हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले की कक्षाओं में हमने इमाइल दुर्खीम के बारे में विस्तार से चर्चा की है। इमाइल दुर्खीम जो कि सामाजिक विचारकों में कॉम्ट के उत्तराधिकारी माने जाते हैं, क्योंकि दुर्खीम ने कॉम्ट के बहुत सारे विचार ग्रहण किए और कॉम्ट ने, जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं, जिस विषय की नींव रखी, दुर्खीम ने उसे वैज्ञानिक धरातल प्रदान किया और समाजशास्त्रीय अध्ययनों में वैज्ञानिक विधि के प्रयोग पर बल दिया। तो दुर्खीम जिस समय समाजशास्त्र के जगत में आए, उस समय समाजशास्त्र अपनी बाल्यावस्था में था और दुर्खीम ने समाजशास्त्र को ठोस वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति देते हुए व्यवस्थित विषय वस्तु भी प्रदान की। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञानों में भौतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति अपनाए जाने के लिए दुर्खीम को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, बहुत अधिक उनका योगदान माना जाता है। इमाइल दुर्खीम के आत्महत्या के सिद्धांत पर हम पूरी तरह से चर्चा कर चुके हैं, उस पर मैं आपको असाइनमेंट्स भी दे चुकी हूँ। इसके अलावा हम दुर्खीम के सामाजिक तथ्य पर भी विचार कर चुके हैं और हम उस पर पूरा प्रकाश डाला जा चुका है। अगला जो इमाइल दुर्खीम का हमारे सिलेबस में योगदान है, उनके सिद्धांतों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है श्रम विभाजन का सिद्धांत। दुर्खीम की श्रम विभाजन पर सबसे पहली कृति थी समाज में श्रम विभाजन, जिसे उन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था और फिर अंग्रेजी अनुवाद उसका हुआ द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। 1893 में इसका प्रकाशन हुआ और इसी की रचना पर उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। तो दुर्खीम की जो रचनाएं हैं, जो सिद्धांत उन्होंने प्रकाशित करवाए, जो उन्होंने पुस्तकें प्रकाशित करवाई, उसमें से समाज में श्रम विभाजन नाम से जो पुस्तक आई, वह श्रम विभाजन के सिद्धांत को स्पष्ट करती है। श्रम विभाजन का सिद्धांत क्या है? दुर्खीम की ये पहली रचना है, इसलिए इनकी विचारों में कभी कभी बिखराव आया है इस पुस्तक में। फिर भी समाज में श्रम विभाजन को उन्होंने 3 खंडों में विभाजित किया और जो पहला खंड है श्रम विभाजन के प्रकार्य। श्रम विभाजन के प्रकार्य के अंतर्गत दुर्खीम ने सामाजिक एकता के लिए श्रम विभाजन को आधार माना और उन्होंने कहा कि उनके वैज्ञानिक अध्ययन के लिए कानूनों के स्वरूप, एकता के रूप, मानवीय संबंधों के स्वरूप, अपराध, दंड, सामाजिक उद्विकास, ऐसी बहुत सारी समस्याओं और अवधारणाओं की इसमें उन्होंने व्याख्या की, जिसको हम अभी आगे विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरे खंड में उन्होंने कारण और दशाओं पर चर्चा की। इस खंड के अंतर्गत दुर्खीम ने श्रम विभाजन के कारणों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि श्रम विभाजन क्यों होता है, क्या आवश्यकता है समाज में श्रम विभाजन की, किस तरह से श्रम विभाजन के माध्यम से सामाजिक जीवन की दशाओं और उनकी आवश्यकताओं में प्रभाव आता है और श्रम विभाजन के कारकों का किस प्रकार से प्रभाव देखने को मिलता है। और उन्होंने दशाएं और श्रम विभाजन के परिणामों को इस प्रकार से विस्तार से स्पष्ट किया, जिसको कि हम अभी अगली कक्षा में और स्पष्ट करेंगे। तीसरे खंड में दुर्खीम ने श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूपों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि श्रम विभाजन की कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं, कुछ अच्छे परिणाम जहां एक तरफ निकलते हैं, वहीं कुछ व्याधिकीय परिणाम भी निकलते हैं, कुछ गलत दुष्परिणाम भी निकलते हैं, कुछ खराब परिणाम भी निकलते हैं। एक तरफ तो श्रम विभाजन का जो रोल है, उनका प्रकार्य है, वो समाज में एकता उत्पन्न करना है, लेकिन जो स्वरूप समाज में एकता स्थापित नहीं करते, दुर्खीम उन्हीं को श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप कहते हैं।
और असामान्य स्वरूपों के अध्ययन से हम सामान्य स्वरूपों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो उन्होंने कुछ असामान्य स्वरूपों का उल्लेख किया है जिसको हम आगे विस्तार से देखेंगे। और उन्होंने कहा है कि श्रम विभाजन से एकता तभी स्थापित होती है जबकि इस तरह की असामान्य परिस्थितियां सामने न हो। तो हम इसको अगली कक्षा में विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले हम पहले बिंदु को, पहले खंड के बारे में बात करते हैं, श्रम विभाजन की प्रकार। दुर्खीम कहते हैं, एक प्रकारवादी समाजशास्त्री के रूप में दुर्खीम ने सबसे पहले जो समाज के में श्रम विभाजन के प्रकार का उल्लेख किया है, तो उन्होंने कहा कि श्रम विभाजन एक सामाजिक तथ्य है। और सर्वप्रथम उन्होंने प्रकार्य शब्द के अर्थ की व्याख्या की। उन्होंने कहा प्रकार्य के दो अर्थ हैं। प्रकार्य का एक अर्थ है गति यानी कि क्रिया, और दूसरा है क्रिया के द्वारा पूर्ण होने वाली आवश्यकता। तो दुर्खीम ने प्रकार्य का जो शब्द लिया उसका प्रयोग दूसरे अर्थ में किया। दुर्खीम कहते हैं कि श्रम विभाजन के प्रकार्य से उसका तात्पर्य है कि श्रम विभाजन की प्रक्रिया समाज के जीवन के लिए कौन सी मौलिक आवश्यकता की पूर्ति करती है। दुर्खीम के हिसाब से प्रकार्य का जो अर्थ है वो परिणाम या प्रभाव से नहीं बल्कि उसकी भूमिका से है, उसके रोल से है। यानी कि किसी शरीर या उसके अंगों की आवश्यकता की पूर्ति हो ही नहीं सकती अगर उसका कोई रोल नहीं है, अगर उसकी कोई भूमिका नहीं है। तो दुर्खीम समाज को एक नैतिक वास्तविकता मानते हैं। उन्होंने कहा नैतिक व्यवस्था के अभाव में कोई भी सामाजिक व्यवस्था अधिक समय तक चल ही नहीं सकती। इसलिए किसी भी सामाजिक तथ्य का प्रकार्य स्वाभाविक रूप से नैतिक होना चाहिए। अच्छा, नैतिकता के व्यवहार वो नियम है जो मानव के आचरण पर अनिवार्य रूप से लागू होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, जिनके साथ में समूह की अभिमति जुड़ी होती है, उनकी सैंक्शन होती है, और ऐसा मानव का आचरण जिसको नैतिक रूप से सही माना जाता है। तो श्रम विभाजन की प्रकृति भी नैतिक है और श्रम विभाजन का प्रकार भी स्वाभाविक रूप से समाज में नैतिक कार्यों को उत्पन्न करना है। तो इसलिए इन्होंने इस बारे में स्पष्ट किया कि श्रम विभाजन का जो प्रकार है वो समाज में विशेषीकरण और उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है। कैसे वृद्धि करता है? 3 प्रकार से करता है। औद्योगिक और आर्थिक विकास करता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सभ्यता का जब विकास होता है, जब बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित होते हैं, जहां पर भी वे स्थापित होते हैं वहां नैतिक उन्नति की बजाय अपराध और भी समस्याएं सामने आ जाती हैं। रेल, मोटर, तार, मशीनें हमारे लिए उपयोगी हैं, लेकिन इनके साथ कोई नैतिक संबंध नहीं। तो दुर्खीम ये कहते हैं कि औद्योगिक क्रियाएं आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं लेकिन नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती। दूसरा बिंदु दुर्खीम उठाते हैं कलात्मक विकास। कलात्मक विकास का संबंध नैतिक विकास से संबंधित नहीं है। दुर्खीम को लगता है कि कला एक उद्देश्यहीन परिश्रम है और नैतिक घटनाओं की अभिव्यक्ति तो हो सकती है पर कला स्वयं नैतिक तथ्य नहीं है। तो कला के नाम पर अनियंत्रित और उत्तेजित विकास को दुर्खीम एक नैतिक संकट मानते हैं। फिर भी कहते हैं वैज्ञानिक विकास। दुर्खीम ने सभ्यता के तत्वों में से केवल विज्ञान को ही ऐसा पक्ष माना है जिसका आंशिक रूप से जिसमें नैतिकता का तत्व है, क्योंकि समाज में सदस्यों के द्वारा ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाना और वैज्ञानिक सत्य को जानना एक कर्तव्य माना जाता है। और इस तरह दुर्खीम सभ्यता के तीनों पक्षों के विकास का संबंध नैतिक विकास नहीं मानते। तो दुर्खीम लिखते हैं कि नैतिकता सबसे कम अपरिहार्य, अत्यंत आवश्यक और नित्य का भोजन है, जिसके बिना समाज जीवित ही नहीं रह सकता। तो इस तरह से दुर्खीम का मानना है कि श्रम विभाजन का प्रकार है समाज के
अस्तित्व से संबंधित किसी नैतिकता की पूर्ति करना है। और जब समाज के सदस्यों की संख्या और उनके संबंधों में वृद्धि होती है तो समाज में श्रम विभाजन में भी वृद्धि होती है। नए नए व्यावसायिक और सामाजिक समूह जन्म लेते हैं और उसके अलावा विभिन्न समूहों के बीच में एकता उत्पन्न करना समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि एकता के अभाव में तो समाज में व्यवस्था और संतुलन कायम हो ही नहीं सकता। तो जितने भी समूह होते हैं उनके बीच में एकता की आवश्यकता एक नैतिक आवश्यकता है और श्रम विभाजन का कार्य इसी नैतिक आवश्यकता की पूर्ति को करना है। जब समाज में परिवर्तन होता है, जीवन की दशाएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं और नवीन समूहों का निर्माण होना एक सामाजिक आवश्यकता है। इसलिए उनकी एकता भी समाज के अस्तित्व के लिए जरूरी है। वे दुर्खीम कहते हैं कि श्रम विभाजन एकता कैसे पैदा करता है इसे स्पष्ट किया जाए। तो उसके लिए दुर्खीम ने कुछ उदाहरण रखे। उन्होंने समझाया कि हम केवल उन लोगों से ही मित्रता नहीं रखते जो हमसे समानता रखते हैं, बल्कि हम उनसे भी मित्रता रखते हैं जो हमसे भिन्नता रखते हैं। आप भी उन विद्यार्थियों से, उन छात्राओं से मित्रता रखती हो जो आपसे थोड़े से भिन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस बात की कमी हम अनुभव करते हैं उसकी पूर्ति हम अपने मित्र में ढूंढते हैं और उसकी पूर्ति जैसे ही मित्र से होती है वैसे ही हम में से सर्वोत्तम भी अपने आप को पूर्ण मानने लगते हैं उस कमी को पूरा कर देने के बाद। ये कारण है कि हम अपने मित्रों में उन गुणों की खोज कर लेते हैं जो हम में नहीं होते और उनके साथ रहने में हम कुछ अंशों में उनकी प्रकृति में भागीदार बन जाते हैं और स्वयं को कम अपूर्ण अनुभव करने लगते हैं। तो इसी तरह समानता और भिन्नता दोनों ही आकर्षण का कारण हो सकते हैं। दुर्खीम ने वैवाहिक एकता और स्त्री पुरुष की एकता को भी श्रम विभाजन के द्वारा समझाने का प्रयास भी किया और दुर्खीम ने बताया कि लैंगिक श्रम विभाजन ही स्त्री पुरुष की एकता का प्रमुख स्रोत है। उनकी एकता का कारण उनकी वैचारिक और भावात्मक समानता नहीं है, बल्कि उनमें पाई जाने वाली भिन्नता है, क्योंकि इनके दोनों के कार्य क्षेत्र अलग होते हैं। दोनों को श्रम विभाजन के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, उनके प्रयासों को संगठित कर दिया जाता है और फिर समाज के कार्य होने लग जाते हैं। उनकी कुशलता और परिणाम में वृद्धि होती है और प्रमुख कार्य समाज में एकता उत्पन्न होती है। तो इस तरह से उदाहरण के माध्यम से दुर्खीम ने श्रम विभाजन के प्रकार को समझाया। इसके बाद जब श्रम विभाजन का प्रमुख कार्य समाज में एकता उत्पन्न करना है और एकता एक नैतिक तथ्य है, तो उसका अवलोकन और परीक्षण प्रत्यक्ष तरीके से किया जा सकता है। तो तुर्खीम का कहना है कि वैधानिक कानून के अध्ययन के आधार पर हम किसी समाज की एकता को माप सकते हैं। वैधानिक कानून समूह के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को प्रकट करते हैं और सदस्यों में जितने घनिष्ठ संबंध होते हैं समूह में उतनी ही अधिक एकता होती है। समाज की कानूनी व्यवस्था होती है, सामाजिक एकता भी उतने प्रकार की होती है। तो तुर्खीम ने दो प्रकार के कानूनों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कानून का वर्गीकरण करेंगे तो सामाजिक एकता के प्रकार को हम समझ पाएंगे। दुर्खीम ने कहा कि एक होता है दमनकारी कानून, जिसको हम सार्वजनिक कानून कहते हैं, जो व्यक्ति और राज्य के संबंधों का नियमन करते हैं। इसमें व्यक्ति की बजाय सामूहिक हितों को अधिक ध्यान दिया जाता है, अधिक महत्व दिया जाता है। दमनकारी कानून भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं दंडकारी कानून, जिनका संबंध कष्ट देने, हानि पहुंचाने, हत्या करने या किसी की आजादी छीन लेने से है, और दूसरा है व्याप्त कानून, जो संपूर्ण समूह में नैतिकता के आधार पर व्याप्त होता है। इसके अलावा दूसरा कानून होता है प्रतिकारी कानून। प्रतिकारी कानून का उद्देश्य है व्यक्तियों के परस्पर संबंधों में जो भी असंतुलन आता है उसमें सामान्य स्थिति पैदा करना।
जैसे दीवानी कानून, व्यावसायिक कानून, प्रशासनिक कानून, संवैधानिक कानून आदि इस प्रतिकारी कानून के अंतर्गत आते हैं। तो दुर्खीम का मानना है कि जिस प्रकार का कानून है उसी प्रकार की एकता पाई जाती है। तो दोनों प्रकार के कानून दो भिन्न प्रकार की सामाजिक एकता पैदा करते हैं, दो भिन्न प्रकार की जीवन शैली के परिणाम होते हैं। दमनकारी कानून व्यक्तियों में व्याप्त समानता का प्रतीक है और इससे जिस प्रकार की एकता उत्पन्न होती है उसे दुर्खीम कहते हैं यांत्रिक एकता। और प्रतिकारी कानून से जो भी एकता पैदा होती है उसको कहते हैं दुर्खीम सावयवी एकता। तो हम अब अगली क्लास में दमनकारी कानून से उत्पन्न होने वाली यांत्रिक एकता के बारे में पढ़ेंगे और प्रतिकारी कानून से उत्पन्न होने वाली सावयवी एकता के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया आप उसे फिर से पढ़ें, समझें, सुनें, नोट्स बनाएं और अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछें, मुझसे संपर्क करें, मुझसे बात करें। धन्यवाद।